नमस्कार आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल के अध्याय कृषि जो कि हमारा तीसरा अध्याय है उसमें मुख्य फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने फसलों के जो मुख्य प्रकार हैं विश्व भर में उनके बारे में पढ़ा था और उनके विश्व भर में वितरण के बारे में प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी विश्व भर में जो मुख्य फसलें हैं वो जिनका उत्पादन किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि फसलों के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, फसलों का मुख्य कार्य क्या होता है या कह सकते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला है जनता की आवश्यकता को पूरा करना। दूसरा है कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति करना। जनता की आवश्यकता को पूरा करने से अर्थ है कि हमारा पेट भरना, सीधी सी बात है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारा पेट भरना, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और जिसमें अनाज जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति करना। कृषि आधारित उद्योग में अगर इसका उदाहरण ले तो सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में जो प्रमुख कच्चा माल है वो है कपास। सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, कपास से धागे बनाए जाते हैं और धागों से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कपास है, कपास की खेती यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है उद्योग के लिए। दूसरा उदाहरण ले तो चीनी उद्योग। चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो गन्ने की खेती इसके लिए प्रमुख हो जाती है। तो चीनी बनती है गन्ने से, तो चीनी उद्योग में जो प्रमुख कच्चा माल होगा वो होगा हमारा गन्ना। तो इस प्रकार से दो प्रमुख उद्देश्य हमारा पेट भरना और उद्योगों का भी संचालन करना। अब आते हैं मुख्य फसलें जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे? चावल, गेहूं, मक्का और मिलेट्स। ये जो 4 फसलें हैं, चावल, गेहूं, मक्का और मिलेट्स, ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के रूप में देखी जाती है। खाद्यान्न फसलों से मेरा मतलब जो अनाज के रूप में उपयोग की जाती हैं पेट भरने के लिए बेसिकली। चावल, गेहूं, मक्का ये सभी अनाज हैं। मिलेट्स में मोटे अनाज आते हैं सारे के सारे। तो ये 4 अनाजों की श्रेणी में आते हैं जो खाद्यान्न फसलें भी कहे जा सकते हैं। इसके बाद है कपास और पटसन। ये दोनों जो फसलें हैं इसे हम कमर्शियल भी कह सकते हैं, इसे हम वाणिज्यिक फसलें भी कह सकते हैं क्योंकि इनका उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक रूप से किया जाता है। व्यापार में किया जाता है, फैक्ट्रीज वगैरह में किया जाता है, वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। इसके बाद है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी जो है रोपण कृषि की श्रेणी में आती हैं। रोपण कृषि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बड़े-बड़े बागानों में उगाई जाती हैं और बड़े-बड़े मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो चाय और कॉफ़ी दो ऐसी फसलें हैं जो हमारी रोपण कृषि में आती हैं। तो इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें जो पहली फसल है हमारी वो है चावल। चावल की फसल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। इसमें प्रमुख चावल का प्रमुख जो बात है, प्रमुख जो चीज़ है वो क्या है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। विश्व भर में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली और सबसे ज़्यादा उपभोग की जाने वाली जो फसल है वो है चावल की फसल। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो गर्म इलाके हैं, कहीं न कहीं जो गर्म इलाके हैं उनका मुख्य है। ये हमारी भूमध्य रेखा है और इस एरिया तक का ये मुख्य आहार मानी जाती है। मुख्य क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादित भी इसी क्षेत्र में होता है और इसी क्षेत्र में इनका उपभोग भी होता है। अच्छा, इसके कल्टीवेशन के लिए, उसके उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएँ कौन-कौन सी हैं? उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर, अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। और ये कब होगी? ह्यूमिडिटी कब होती है? 2 कंडीशन में होती है, जब वर्षा भी अच्छी खासी हो, बारिश भी हो अच्छी खासी और अच्छा खासा टेम्परेचर भी पड़ रहा हो, धूप भी पड़ती हो, तो वो जो वातावरण होता है, जो मौसम होता है, जो जलवायु होती है वो आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र जलवायु चावल की खेती के लिए, चावल की फसल के लिए उपयुक्त कंडीशन है, उपयुक्त जलवायु है। अब इसके उत्पादक देशों की बात करते हैं तो चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। देखिए, आपकी अगर हम किताब की बात करें, किताब की भाषा में अगर बात करें तो सबसे अग्रणी देश जो है वो चीन ही है। लेकिन इसके बाद में भारत के बाद में जापान को और श्रीलंका को रखा गया है। लेकिन अगर वर्तमान के आंकड़ों की बात करें, वर्तमान रूप के आंकड़ों की बात करें तो भारत के बाद बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम अपना पद रखता है। वियतनाम का स्थान आता है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम का स्थान आता है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो चीन जो है वो विश्व भर में अग्रणी उत्पादक देश है चावल का। इसके बाद में भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, वियतनाम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे इसी एरिया में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी क्षेत्र के देश हैं। इसलिए इसकी जो उपयुक्त दशाएं हैं वो इन देशों में पाई जाती हैं। इसी कारण से सबसे ज़्यादा ये जो देश है वो अग्रणी उत्पादक देश है।
पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि इतनी उपयुक्त दशाएँ हैं चावल की खेती के लिए, तो इसमें एक वर्ष में 2 से 3 तरह की अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग किस्मों की फसलें एक साथ एक ही साल में उगाई जा सकती हैं, वैसी दशाएँ भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसी कारण से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि चावल का उत्पादन सब सर्वाधिक अधिक होता है और चावल का उपभोग भी सर्वाधिक होता है, जैसा कि आपने सुना भी होगा और जैसा कि आप जानते भी होंगे। इसके बाद है गेहूँ। चावल के बाद जो सबसे मुख्य फसल होती है, विश्व की सबसे जो मुख्य फसल है, वो है गेहूँ की फसल। गेहूँ की फसल वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा। वर्धन काल का मतलब होता है कि जब वो फसल बड़ी हो रही होती है, उस टाइम पे उसको कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, मध्यम तापमान, मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है और थोड़ी-सी वर्षा चाहिए होती है। तो ये कब होती है? गेहूँ आप सभी को पता है, जो शीत ऋतु होती है, वो सबसे मेन उसका जो टाइम होता है, रबी की फसल है गेहूँ, जो शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो शीत ऋतु में हमें जो तापमान होता है वो मीडियम मिलता है, हमें जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम मिलता है और बारिश भी थोड़ी मावठ के ज़रिए जो मावठ के द्वारा बारिश हो जाती है, अन्यथा सिंचाई कर दी जाती है। और कर्तन, सस्य कर्तन का मतलब जब फसलें कटती हैं, उस टाइम क्या होती है, हमें तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो जब फसलें बड़ी हो रही हैं, तब तो हमें मीडियम टेम्परेचर चाहिए और लेकिन जब वो कट रही होती है, तब हमें तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो दोमट मृदा जो होती है, वो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। अब उत्पादक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली जो एक फ़ोकस पॉइंट है यहाँ पे ये रहेगा कि ऐसे देशों में उगाई जाती है जहाँ पर बड़े-बड़े घास के मैदान हो सकते हैं या खुला एरिया हो सकता है, खुला क्षेत्र हो सकता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी घास के मैदान हैं। अर्जेंटीना, कनाडा, रूस, यूक्रेन जो कि एक बहुत ही मुख्य क्षेत्र है गेहूँ की फसल के लिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी जो हरियाणा, पंजाब का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रमुख है गेहूँ की फसल के लिए। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में जो बेसिकली हम इंडिया की अगर बात करें तो भारत में शीत ऋतु में ठंड के मौसम में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, जो कि एक रबी की फसल भी है। इसके बाद हम बात करें मिलेट्स। मिलेट्स का मिलेट जो होती हैं वो मोटे अनाजों के रूप में जानी जाती है। जितने भी मोटे अनाज होते हैं उन्हें मिलेट्स कहा जाता है। ये कोई पर्टिकुलर फसल नहीं है। जितने भी बड़े-बड़े अनाज हैं, मोटे अनाज जितने हैं उनको मिलेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। सभी मोटे अनाज इस श्रेणी में आते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको अभी। कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। अगर मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, उसका उपजाऊपन कम है, फिर भी हम मिलेट्स का उत्पादन कर सकते हैं, मोटे अनाजों का उत्पादन उसमें कर सकते हैं। इसमें कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें से 3 ही आवश्यकता होती है। पानी कम चाहिए होता है, पानी की आवश्यकता कम, टेम्परेचर अधिक या कम कोई भी चलेगा और धूप की आवश्यकता होती है। बस ये 3 बहुत ही सामान्य सामान्य आवश्यकताएँ हैं जिसके जिसके होते हुए इन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में अगर बात करें हम मिलेट्स की प्रमुख फसलों की तो इसमें ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 फसलें जो होती हैं वो भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं मोटे अनाजों के रूप में। मिलेट्स के प्रमुख अग्रणी उत्पादक देशों की बात करें तो नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। भारत तो है ही, इसके अलावा अन्य उत्पादक देश ये हैं नाइजीरिया और नाइजर देश जो है वो अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो अविकसित देशों की श्रेणी के देशों के अविकसित जो देश होते हैं, उनके लिए मिलेट्स जैसे जो अनाज होते हैं वो अधिक उपयोगी हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसके चलते अगर ऐसे अनाजों की प्राप्ति अगर उन्हें होती है, तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इस वजह से नाइजीरिया, चीन और नाइजर जो होते हैं वो इसके अन्य उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके आगे है मक्का। मक्का, मेज़ या आप कॉर्न बोल दीजिए इंग्लिश में, जो भी कह लीजिए मक्का। ये भी एक मुख्य फसल है। मध्यम तापमान इसके उत्पादन के लिए मध्यम तापमान मीडियम टेम्परेचर, बारिश की आवश्यकता सभी फसलों में होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन बारिश नहीं है तो सिंचाई की आवश्यकता तो होगी ही। अधिक धूप की आवश्यकता होती है, ज़्यादा धूप चाहिए क्योंकि ये जो ये जो हरी फसल जो होती है इसको सुखाना होता है, इसके बाद में इसका कर्तन किया जाता है, इसे काटा जाता है, इसे फिर बदला जाता है इसमें, फिर इसके दाने अलग किए जाते हैं, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए धूप की आवश्यकता होती है। उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मृदा की आवश्यकता है, ये मुख्य पॉइंट है इसका।
उत्पादक देशों की बात करें तो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको इत्यादि में जो मक्के की फसल है, मक्का की जो फसल है, वो प्रमुख रूप से उगाई जाती है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको कॉर्न भी कहा जाता है। विश्व में इसकी रंग-बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भले भारत में जो है इसकी रंग-बिरंगी प्रजातियाँ बहुत कम देखी जा सकती हैं या ना के बराबर कहीं देखी भी जाती होगी, लेकिन सबके ज्ञात में नहीं है। लेकिन जो विश्व की जब हम बात करते हैं तो कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मक्का की जो फसल है उसके रंग-बिरंगी फसलें किस्में पाई जाती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, रंग-बिरंगी मक्का हमें दिख रहा है। तो रंग-बिरंगी तरह की जो किस्में हैं वो भी प्रजातियाँ जो है वो पाई जाती हैं मक्का की। तो ये मक्का है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये पक के तैयार है। इसे काटा जाता है, फिर इसे अलग किया जाता है और फिर इसका आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो ये भी एक मुख्य फसल है। तो इस प्रकार से ये 4 खाद्यान्न फसलें थी, चावल, गेहूँ, मक्का और मिलेट्स जो कि मोटे अनाज थे, ये मुख्य रूप से पूरे विश्व भर में उगाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कपास। कपास जो है हमारी एक मुख्य वाणिज्यिक फसल है, व्यापारिक फसल है। क्यों है हम देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल प्रदान करती है कौन-सी फसल? कपास की फसल। कपास से ही सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। जो रुई है, हम सामान्य भाषा में बोले तो रुई जो होती है, उसे ही हम कपास के रूप में देखते हैं। कपास की फसल का चित्र देख सकते हैं। एक चित्र हम देख सकते हैं कि हाथ से इसको बिना जा रहा है और एक में देख सकते हैं कि मशीनीकरण से किस प्रकार से आधुनिकीकरण से इसकी कटाई हो रही है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल प्रदान करती है। इसके उत्पादन के लिए जो प्रमुख शर्तें हैं वो है उच्च तापमान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रुई की जो अच्छी ये जो रुई के जो फूल होते हैं, जो कपास के जो फूल होते हैं उसके उसके खिलने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा हाई टेम्परेचर हो, अच्छी खासी धूप हो। हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं लेकिन हल्की वर्षा ज़रूरी होती है। 200 से 210 दिन पाला रहित दिन इसके लिए आवश्यक होते हैं। 200 से 210 दिन जो है वो पाला रहित का मतलब होता है जो सुबह की ठंड के कारण या सुबह के वातावरण में जब हल्की-हल्की ओस गिरती है और उस ओस के गिरने के कारण जो पत्तियों पर, फसलों पर, जो बाहरी सतहों पर पानी जमा हो जाता है, वैसा पाला अगर इस फसल के लिए नुकसानदायक होता है, जो कि फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसे 200 से 210 दिन की आवश्यकता होती है जहाँ पर पाला नहीं हो, तो ये फसल अच्छे से ग्रो करेगी ये और बढ़ेगी और हमें अच्छा उत्पादन देगी। तेज़ धम चमकीली धूप की भी आवश्यकता होती है साथ ही में। तेज़ चमकीली धूप और पाला रहित दिन, ये दोनों ही आवश्यक होते हैं इसकी अच्छी पैदावार के लिए। उत्पादन के लिए काली व जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम है। इसका जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन-सी मिट्टी चाहिए? काली और जलोढ़ मृदा। इसलिए भारत में भी गुजरात जो है वो जो काली मृदा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। विश्व स्तर की बात करें तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र के जो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान ऐसे जो देश हैं वो कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं, जहाँ पर उपयुक्त दशाएँ पाई जाती हैं और उपयुक्त दिशाओं के चलते इनका उत्पादन भी अच्छी खासी मात्रा में किया जाता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी मुख्य फसल है पटसन, ये भी एक तरह की वाणिज्यिक फसल है, लेकिन इसका विश्व में जो वितरण है वो इतना अधिक नहीं है। लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे आस-पास के देशों के लिए ये प्रमुख फसल के रूप में भी देखी जाती है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, इसे जूट भी कहा जाता है, इसे जूट की फसल भी कहा जाता है, सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है और इसे हम पटसन भी कह सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है। और उपयुक्त दशाएँ कौन-कौन सी हैं? उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु ह्यूमिडिटी से भरी हुई जो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट होता है वो इसके लिए ज़रूरी होता है। अगर हम देखें कि पटसन होता कैसा है, तो पटसन ये जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में बोरियों के नाम से जानते हैं या थैले बनाने वो जूट के जो थैले बनाए जाते हैं और इस प्रकार की जो वस्तुएँ निर्माण की जाती है वो पटसन की फसलों से बनाई जाती है। इसमें जो रेशे होते हैं उन रेशों को धागे के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका काफ़ी वृहद मात्रा में भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें भारी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी हद तक लोगों को रोज़गार भी प्रदान करती है और एक मुख्य फसल के रूप में भी देखी जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है और इसके प्रमुख देशों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश, ये 2 प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश हैं, जिसमें ये काफ़ी हद तक
उगाई भी जाती है, उपयोग में भी लाई जाती है और वाणिज्यिक व्यापारिक रूप से उपयोग में लाई जाती है। सुनहरे रेशे के रूप में जानी जाती है, ये प्रमुख बात है, आपको याद रखनी होगी। ये एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। सुनहरे रेशे किसे कहा जाता है? तो पटसन की फसल को या जूट की फसल को। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारी जो आखिरी की जो 2 फसलें हैं, कॉफ़ी और चाय। कॉफ़ी और चाय ये 2 ऐसी फसलें हैं जो कि एक रोपण कृषि की श्रेणी में आती हैं, रोपण कृषि के उदाहरणों में आता है। कॉफ़ी हमारी जो पहली फसल है वो कॉफ़ी। कॉफ़ी की आवश्यकताएँ कौन-कौन सी है? गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म और ह्यूमिडिटी दोनों की आवश्यकता होती है। गर्मी भी चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा, इसको उगाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है वो है दोमट मृदा। इसकी वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। अगर इसकी खेती ऐसे ढाल पे की जाए ना, इस तरह से अगर इसकी खेती की जाए इस ढाल ये ऐसे ढालों पर, तो इसकी वृद्धि जो है, इसका जो ग्रो होगा वो अच्छा होगा। ब्राज़ील के पश्चात क्रमशः कोलंबिया और भारत अग्रणी उत्पादक देश हैं। ये जो स्थान है, ये जो पद दे रखे हैं वो आपकी किताब के अनुसार है, लेकिन अगर वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो ब्राज़ील अभी भी वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान पर है, लेकिन कोलंबिया और भारत अभी वर्तमान में इस स्थान पर नहीं है। इसके बाद आता है वियतनाम, वियतनाम के नाम बाद इंडोनेशिया। ये 2 प्रमुख देश आते हैं और भारत का जो स्थान है वो छठा स्थान है। अगर वर्ष 2023 की बात की जाए, ये किताब अगर आपकी किताब के अनुसार बात की जाए तो ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद कोलंबिया और कोलंबिया के बाद जो भारत है वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एक कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं, कॉफ़ी को लेकर कुछ एक तथ्य दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। कॉफ़ी की खोज के विषय में एक तथ्य है। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं कि कॉफ़ी की जो पहली खोज थी वो इसने की थी, इस प्रकार से की थी। तो इसमें से एक कहानी हमारी किताब में भी दे रखी है, हमें भी पढ़ाई गई है कि लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी था, जो अपनी बकरियों की उछलती-कूदती हरकतों से परेशान था। एक दिन उसने भी उन पत्तियों को चख कर देखा जिन्हें बकरियाँ खाया करती थी तथा आनंद का अनुभव किया। इस खोज के विषय में उसने संसार को बताया। एक्चुअली हुआ ये था कि काल्दी नाम का एक अरबवासी था, एक अरब पर्सन था। वो रोज़ अपनी बकरियों को लेकर जाता था चराने के लिए, तो रोज़ उसकी बकरियाँ किसी विशेष प्रकार की कोई पत्तियाँ खाने के बाद में उछल-कूद करती, काफ़ी सारा काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करती थी। तो एक दिन उसने सोचा और उसने फिर काफ़ी सोच-विचार कर उसने वही पत्ती खा ली, जो पत्तियाँ उसकी बकरियाँ रोज़ खाती थी और इस तरह की हरकतें करती थी। तो जैसे ही उसने वो पत्ती खाई तो उसने खुद भी अपने अंदर एक स्पेसिफ़िक एनर्जी फ़ील की, अलग तरह की ताज़गी, फ्रेशनेस फ़ील की और उसको लगा कि हाँ, इन पत्तियों में कुछ ऐसी बात है और फिर उसके बारे में दुनिया को बताया और धीरे-धीरे इसकी जब आगे रिसर्च की गई, आगे जब इसकी खोज की गई तो इसे कॉफ़ी का नाम दिया गया और इसका उत्पादन विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। इसको विश्व भर में ले जाया गया, इसका रोपण किया गया और इसका विस्तार किया गया। फ़ोटो में देख सकते हैं ये जो कॉफ़ी है वो तैयार कॉफ़ी है बनने के लिए और ये जो है वो वर्धन काल में इसका उत्पादन किया जा रहा है, अभी काम चालू है इस पर। तो ऋण उत्पादक देशों की बात कर ली है और उपयुक्त दशाओं की भी बात कर ली हमने। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो आखिरी फसल है, आखिरी मुख्य फसल है वो है चाय। आप सभी पीते होंगे, नहीं पीते हैं फिर भी आपने सुना तो होगा और भारत जैसा जो देश है, हमारा जो देश है उसमें चाय कुछ लोगों की लाइफ़लाइन भी कही जाती है चाय। तो चाय एक बहुत ही मुख्य फसल है भारत जैसे देश में, विश्व में भी है लेकिन भारत में इसका ख़ास स्तर ख़ास करके इसका जो असर है वो भारत में देखा जाता है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। कॉफ़ी भी जो थी वो एक पेय फसल है और चाय भी एक जो पेय फसल है। पेय फसल का मतलब इसका जो उपभोग है वो लिक्विड रूप में किया जाता है, तरल रूप में किया जाता है। ठंडी जलवायु और वर्ष भर समय वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु चाहिए इसके उत्पादन के लिए, ठंडा मौसम चाहिए और समय वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता। समय वितरित उच्च वर्षा से क्या मतलब है कि एक जैसी बारिश चाहिए, सभी क्षेत्रों में एक जैसी बारिश और ज़्यादा बारिश चाहिए। बारिश की जो मात्रा है, जो वर्षा की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसी कारण से पूरे पूरे भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो असम जैसे जो देश है, हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी राज्यों में इसका उत्पादन अधिक किया जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, बारिश की जो मात्रा है, मानसून की जो मात्रा है वो अधिक होती है और वहाँ पर ढालू सतह भी है, इस कारण से वहाँ पर अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। मिट्टी की बात करें अगर तो दोमट मृदा और मंद ढाल
अधिक मंद ढाल की अधिक आवश्यकता है। दोमट मृदा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो कॉफ़ी की जो शर्त थी, वो इसमें भी लागू होती है कि मंद ढाल। अगर ढाल ही ढालू सतह पर, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो ढाल सतह है, ढालू सतह पर इसको की जाती है, तो इसका जो उत्पादन है वो अधिक होता है। पत्तियों को चुनने हेतु श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक इसका मेन फैक्ट ये है कि इसमें हम मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते। मशीनों के उपयोग की बजाय हमें इनकी इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, सबसे पहले उसमें होता क्या है कि जब ये फसल हो जाती है, इसके बाद में इसको इसकी हरी पत्तियों को ही चुना जाता है। उस हरी पत्तियों का ये प्रोसेस करके इसमें बनाया जाता है और फिर आपके सबके घर में चाय पत्ती के रूप में, आप जो भी कह लीजिए उस रूप में आप इसका सेवन करते हैं। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसे मशीनों के द्वारा नहीं, उसके उसके उनकी पत्तियों को चुनने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो हाथों से उन पत्तियों को चुन के इकट्ठे करके और फिर उसका आगे का जो प्रोसेस होता है वो उसको करती हैं। तो यहाँ कह सकते हैं हाँ, इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने जो विश्व भर में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, उनकी विस्तार से चर्चा कर ली। हमने चावल, गेहूँ, मक्का और मिलेट्स जो कि मोटे अनाज है, इन सभी की चर्चा की। इसके बाद में वाणिज्यिक फसलों के रूप में हमने कपास और पटसन के बारे में पढ़ा और आखिर में हमने चाय और कॉफ़ी, जो कि एक पेय फसल है और जो कि रोपण कृषि की श्रेणी में भी आता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो होप्स हो कि आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। हमें बताइए आपकी समस्या ज़रूर सुनी जाएगी और देखी जाएगी और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं जवाब दे सकूँ। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फसलों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद। थैंक यू।